अपनी बेटी के साथ एलॉन मस्क के पिता ने कर दिया ऐसा घिनौना काम कि आप सोच भी नहीं सकते। और दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना तो एलॉन मस्क है, ना ही जेफ बेजोस और ना ही प्राचीन महाराजा मंसा मूसा, बल्कि वो तो कोई और है। तो हाल ही में खबर आई है कि एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क का उनकी स्टेप डॉटर जाना बेजुई डेनहॉट के साथ एक बच्चा भी है। आपको बता दो कि एरोल मस्क 79 इयर्स के हैं और उनकी स्टेप डॉटर जाना अभी सिर्फ 35 साल की। मतलब अब एलॉन की स्टेप सिस्टर टेक्निकली उनकी माँ बन चुकी है और उनकी स्टेप सिस्टर ने एलॉन की एक और स्टेप सिस्टर को जन्म दिया है। इस बात पर एलॉन के पिता ने जस्टिफिकेशन और अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि हमारे इस दुनिया में रहने का एक ही मकसद है और वो है इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना। मगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस नहीं है। आपको लगेगा कि मैं शायद एंशियंट टाइम्स के मंसा मूसा राजा की बात कर रहा हूँ, मगर इन तीनों की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर आदमी के आसपास भी नहीं है और वो है सऊदी का कोई प्रिंस भी नहीं जो अपने तेल के कुओं से इतनी कमाई कर रहा हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। एलॉन मस्क ये दावा खुद करते हैं। अब यूं तो पुतिन की डिक्लेयर्ड ईयरली सैलरी सिर्फ $1,87,000 और उनके डिक्लेयर्ड असेट्स में एक 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट और 3 कार्स ही हैं। पर कहते हैं कि इनकी संपत्ति $400 बिलियन तक हो सकती है और उनके पास कई बिलियन डॉलर्स के आलीशान घर और प्लेसेस भी हैं। पुतिन के पास 58 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स है, 1,90,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर है और $100 बिलियन कीमत वाली एक सुपर यॉट भी है। और एक पॉलिटिशियन होने के नाते उनकी इन संपत्ति को कोई नहीं गिना चाहता। अब एलॉन मस्क की इन बातों पर कितनी डैम है वो तो पता नहीं, मगर दुनिया तो यही मानती है कि एलॉन ही सबसे अमीर है और यही एलॉन मस्क और जेफ बेजोस एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि कई सालों पहले की है। एक बार जब मस्क और बेजोस एक जगह साथ में डिनर कर रहे थे तो मस्क ने बेजोस को रॉकेट्स बनाने से रिलेटेड कोई सजेशन दिया, पर बेजोस ने मस्क का मजाक बनाते हुए उसे इग्नोर कर दिया। बाद में जब 2013 में नासा ने बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को छोड़कर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो जेफ बेजोस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बेजोस ने ब्लू ओरिजिन को साल 2000 में स्टैब्लिश किया था। मस्क की स्पेसएक्स से पूरे 2 साल पहले देर से शुरू करने के बावजूद मस्क उन्हें हमेशा कॉपीकैट कहते हैं और स्पेसएक्स को ब्लू ओरिजिन से ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, जिसका रिकॉर्ड अब दुबई की ही एक और इमारत तोड़ने वाली है। जी हाँ, दुबई में बन रही इस नई इमारत का नाम दुबई क्रैक टावर होने वाला है और इसकी हाइट कम से कम बुर्ज खलीफा के बराबर यानी 828 मीटर्स या फिर उससे ज्यादा ही होगी। इस इमारत को बनाने में $1 बिलियन मतलब करीब 75 से 80 हजार करोड़ भारतीय रुपीस खर्च होने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये बुर्ज खलीफा की तरह दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुर्ज खलीफा को देखना इस इमारत में रहने से ज्यादा महंगा है तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, अगर आप बुर्ज खलीफा में एक 3 BHK का अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत करीब 6 मिलियन दिरहम होती है। लेकिन अगर आप उसके आसपास की बिल्डिंग्स को देखें जहां से आपको बुर्ज खलीफा का शानदार व्यू दिखता हो तो वहां पर एक 3 BHK के अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आपको 7.5 मिलियन दिरहम देने होंगे। अब बहुत ज्यादा अमीर लोग यहाँ पर रहने अफोर्ड कर सकते हैं, मगर इंडिया के ताजमहल या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना आम इंसानों के लिए काफी अफोर्डेबल है। मगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और वर्ल्ड्स 7th वंडर ताजमहल, इन दोनों मॉन्यूमेंट से ज्यादा कमाई किस में होती है? आपको बता दो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में एडल्ट्स की एंट्री फीस ₹350 है, जिसमें आप सरदार पटेल की मूर्ति के अलावा यहाँ की फोटो गैलरी और सरदार सरोवर बांध को भी देख पाते हैं। 3 से 15 साल के बच्चों के लिए ये फीस ₹200 है और फॉरेन टूरिस्ट को इसके लिए ₹1100 देने होते हैं। वही ताजमहल में इंडियंस के लिए ₹50 की एंट्री फीस है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 1000 RS लगते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से एक साल में 71 करोड़ की कमाई हुई है और ताजमहल से ये 56 करोड़, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल से ज्यादा कमाई कर रहा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के टूरिस्ट की संख्या अभी कुछ 26 लाख ही है, पर ताजमहल के टूरिस्ट की संख्या 64 लाख है, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की कमाई का राज यहाँ की हाई टिकट प्राइस है, ना कि ज्यादा टूरिस्ट। कभी सोचा है कि फोन की स्क्रीन पर टाइम हमेशा ऊपर की ओर लेफ्ट साइड पर क्यों होता है, राइट साइड पर क्यों नहीं? दरअसल साल 2018 तक ये लेफ्ट साइड पर नहीं हुआ करता था। आईफोन के स्मार्टफोन्स में ठीक सेंटर में देखने को मिलता था, पर फिर उन्होंने नॉच वाली स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दी जहाँ सेंटर में जगह नहीं होती थी, तो फिर आईफोन में इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया गया और फिर अगले ही साल एंड्रॉइड ने भी इसकी कॉपी कर ली और तब से लेकर अब तक सेम कॉन्सेप्ट ही चला आ रहा है। अब ये मोबाइल कंपनीज हमें फोन बेचकर बहुत पैसा कमाकर उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे आम इंसान पैसा बचाकर अपने बचपन में पिगी बैंक में पैसा रखते थे। मगर आखिर हम अपने गुल्लकों को पिग के शेप में क्यों बनाते हैं और इन्हें पिगी बैंक क्यों कहा जाता है? 15th सेंचुरी के जर्मनी के पिग्स को प्रोस्पेरिटी
रॉयल्टी का सिंबल माना जाता था और हर कोई इन्हें घर में पालना पसंद करता था। ऐसे में जब उन्होंने पैसे सेव करने के लिए कंटेनर्स बनाए तो उन्हें भी पिग के शेप का बना दिया। जब ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैला तो अपने यूनिक शेप के लिए इसने सभी को अट्रैक्ट किया और आज भी गुल्लकों को पिगी बैंक कहा जाता है। क्या 18 अगस्त 1945 को हुए प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई थी? ऐसा कहा जाता है कि प्लेन क्रैश के बाद नेताजी को ताइपेई के एक हॉस्पिटल में लाया गया था, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार वहां पर ऐसे किसी इंसान को लाने का कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि जापानीज और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश होने की घटना का जिक्र ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट तो जारी किया ही नहीं। जापान के रैनकोजी टेम्पल में रखी जिन अस्थियों को नेताजी का बताया जाता है वो असल में एक जापानीज सोल्जर आकिरो अकुरो की है। उत्तर प्रदेश में एक गुमनामी बाबा नाम के इंसान रहा करते थे। जब उनकी मौत हुई तो उनके पास जो सामान मिला उसमें नेताजी और उनकी फैमिली फोटोज थी। गुमनामी बाबा के सामान में एक जर्मन दूरबीन और INA के कमांडर पाबित्रा मोहन रॉय के लेटर्स मिले थे। ये सबूत जाहिर करते हैं कि उस दिन नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। दोस्तों, सेल्फीज खींचना तो हम सभी को पसंद है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर जब इंसानों का अंत हो रहा होगा तो इस धरती की आखिरी सेल्फी कैसी होगी? एलॉन मस्क की कंपनी OpenAI ने एक AI सिस्टम डेवलप किया है जो फ्यूचर की चीजों को प्रेडिक्ट करता है और इस AI ने कई सारे ऐसे पेंटिंग्स बनाए हैं जो हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और ऐसे पेंटिंग्स को किसी आम इंसान द्वारा बनाया पाना संभव नहीं होगा। और उसी AI के अनुसार अर्थ्स लास्ट सेल्फी कुछ ऐसी होने वाली है जो देखने में काफी डरावना लग रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।